हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से आपकी यहां पर बुक सेकंड चल रही है। हम यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। इसी का आज आप यहां पर चैप्टर नंबर सेकंड यानी राष्ट्रीय आय का लेखांकन हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का लेखांकन ये चैप्टर जो है आपका काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए मुझे इसे जो दो पार्ट्स में विभक्त करना पड़ा। यहाँ पर आज आप इसका पार्ट 1 देखेंगे। ये आपकी सुगमता के लिए मैंने इसे पार्ट 1 में विभक्त किया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, आसानी से नोट्स बना सकें। ठीक है, और आपको अच्छे समझ में भी आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसे जो है मैंने पार्ट्स में विभक्त कर दिया है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। देखिए, इस चैप्टर के तहत हम अभी जो है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आय कैसे क्रिएट होती है, यानी जीडीपी में आपकी जो आय है वो कैसे क्रिएट होती है, वहाँ पे कौन कौन से कारक यहाँ पर निहित होते हैं, तो वो सब बातें मैं अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यानी जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, आपको पता है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को मानते हैं, और वहीं समष्टि अर्थशास्त्र को अलग होने में जॉन मेनार्ड कीन्स का हाथ है। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इनकी जो किताब थी एडम स्मिथ की किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इनका नाम दिया। तो इन्होंने यहाँ पर किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर या गरीब कैसे बनता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कुछ केंद्रीय प्रश्न उस समय रखे कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि कोई देश गरीब है या अमीर है। देखिए, अक्सर हम सभी की धारणाएं ये बनी हुई हैं कि जिस देश के पास संसाधन होते हैं वो अमीर होता है। यानी हम लोगों के अंदर एक कॉमन धारणा ये सभी के अंदर बनी हुई है कि जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होगा वो देश धनी होगा। ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन हैं तो वो धनी ही होगा। अर्थशास्त्र ये भी कहता है। ठीक है, यानी कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए हैं कि ऐसे भी कुछ देश हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी वो गरीब हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अफ्रीका का, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देख लीजिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर देशों के पास अच्छे खासे संसाधन है लेकिन उनका नियोजन अच्छी तरह से नहीं है। यानी उनका जो नियोजन होना चाहिए, जो प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके तहत उन्हें निकालना यूज करना चाहिए, वो वैसे नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो क्या है, गरीब हैं। वैसे ही लैटिन अमेरिकी देश हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लैटिन अमेरिकी देशों का भी यही हाल है, वो भी गरीब देश हैं, संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका नियोजन सही नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, यानी कि और कुछ ऐसे समृद्ध देश भी हैं यहाँ पर जिनके पास कोई प्राकृतिक संपदा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है यहाँ पर किसी देश के लिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई देश प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा तो अमीर होगा, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। या फिर कोई किसी देश के पास संसाधन नहीं है तो गरीब होगा, आप ये भी नहीं कह सकते। यानी आपके सामने जापान भी एग्जाम्पल है। जापान के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन उसने अपने यहाँ क्या किया, उसने अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाया लिखाया, शिक्षा में निवेश किया, स्वास्थ्य में निवेश किया। ठीक है, और अच्छा खासा जो है ह्यूमन रिसोर्स के मामले में एक अच्छा खासा देश बनकर उभरा। ठीक है, अपने यहाँ की प्रौद्योगिकी को उन्नत किया उसने और अपने यहाँ की प्रौद्योगिकी को बेच भी रहा है वो। ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर ये धारणा हम चेंज करनी होगी हमें कि भाई हमारे पास प्राकृतिक चीज़ें हैं तो हम धनी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन धारणा आपने यहाँ पर जानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्थिक संपत्ति जो है किसी देश के पास धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है, वही बात कही गई है। मुख्य बात है यहाँ पर कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, इसका प्रभाव, ठीक है, जिसका प्रभाव बना रहे, प्रभाव उत्पन्न हो, प्रक्रम से कैसे आय हमारी जनरेट हो, संपत्ति का सृजन हम कैसे करें, तो ये भी हमें जरूरी है देखना। तो वो सब बातें आप अब इस अध्याय के तहत यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अगर हम अपनी आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात कर लें, ठीक है, तो आपने देखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उद्यम लगे हुए हैं। ठीक है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में छोटे बड़े तमाम मशीनरी उद्यम उपक्रम स्थापित हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी इनमें नियोजित हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो एकल उद्यमी व्यवसाय हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में, कुछ बड़ी बड़ी फर्में भी हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है पिन से लेकर बटन जैसे लघुत्तम जो मद हैं, और हमारे यहाँ वायुयान, ऑटोमोबाइल और बड़ी बड़ी मशीनरी, ठीक है, विक्रय योग्य। इसके अलावा सेवाएं, जैसे सेवाओं में आपके यहाँ आ जाते हैं डॉक्टर, वकील, वित्तीय सलाहकार। ठीक है, ये सभी हमारे यहाँ जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए हमारे यहाँ किया जाता है। ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो कार्यरत होते हैं और हर सेक्टर का अपना ही एक अलग योगदान होता है। तो यहाँ पर आपने ये बात तो जान ली और ये आपको जो पहले की अवधारणा है वो आपके माइंड में क्लियर भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कंज्यूमर है, यानी जो इन्हें ग्रहण करने वाला है, चाहे इनकी जो सेवाएं लेने वाला व्यक्ति है, चाहे वो यानी कि डॉक्टरों की सेवाएं लेने वाले हम हों, यानी बीमार व्यक्ति हो, उपभोक्ता ही तो है, बीमार व्यक्ति डॉक्टरों के संदर्भ में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई, उपभोक्ता जो है वो कोई भी हो सकता है।
या तो उद्यम हो सकता है, यानी पूरी पूरी फर्म हो सकती है, या इनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु हो सकती है, या फिर सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। यानी ये भी तो हो सकता है कि भाई किसी कंपनी का अंतिम उत्पाद, यानी कि यहाँ कहने का मतलब इस लाइन का ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी का अंतिम उत्पाद किसी कंपनी के लिए प्राथमिक जो है यहाँ पर इनपुट के तौर पर भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था कि लोहे से संबंधित उद्योगों को आधारी उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोहा जो है आर्थिक ढांचा प्रदान करता है विभिन्न उद्योगों के लिए मशीनरी तैयार करने के लिए एक आर्थिक ढांचा के रूप में उपयोग होता है, तो आधारी उद्योगों में रखा जाता है। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी कंपनी का आउटपुट होगा वो किसी और का इनपुट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा आउटपुट। यानी कि हम तमाम तरह के जो आउटपुट है, निर्गत हैं, उनका उपयोग अपने यहाँ प्राथमिक प्रोडक्शन करने के लिए, प्राथमिक रूप से इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पर ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पे अगर यानी जब इसका प्रयोग अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर यह विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देती है और उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम एक जगह से कोई चीज़ लेकर आए और दूसरी जगह हमने उसमें कुछ संशोधन किया, संशोधन करने के उपरांत वो व्यक्ति जो है, वो वस्तु जो है, उसका एक अलग उत्पाद तैयार हुआ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसानों के संदर्भ में, यानी किसानों ने किसका उत्पादन किया? किसानों ने किया भाई गेहूं का उत्पादन, ठीक है। अब गेहूं को उन्होंने किसे बेच दिया? गेहूं को उन्होंने बेच दिया भाई एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने, ठीक है। यानी गेहूं को, यानी किसानों का फाइनल उत्पाद क्या है? किसानों का आउटपुट जो है, फाइनल उत्पाद क्या है? गेहूं है। लेकिन किसानों ने गेहूं बेच दिया ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने। अब ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने ब्रेड तैयार किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई गेहूं की प्रकृति चेंज हो गई। गेहूं से इन्होंने आटा बनाया और आटे से फिर इन्होंने क्या किया? ब्रेड का निर्माण किया। यानी कि इन्होंने जो अपनी विशेषता थी, यानी कि जो किसानों की जो उत्पादन की विशेषता थी वो परिवर्तित होकर किस में चेंज हो गई? ब्रेड के रूप में चेंज हो गई। ये एक कंपनी के लिए नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के लिए ही एप्लीकेबल होता है एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए यहाँ पर चैप्टर में बहुत सारी बातें आपको जानने के से रिलेटेड है, कुछ बातें यहाँ पर आपको नोट डाउन भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगली जो आ जाती है वो डेफिनेशन आ जाती है, यानी कि वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता या फिर जिनमें कोई पुनः परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। यानी कि हर किसी कंपनी से कोई ना कोई अंतिम वस्तु निकलती है, ठीक है, जिन्हें पुनः बार बार जो है उत्पादन के चरणों से नहीं गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने संदर्भ में ले लेते हैं, यानी आपके यहाँ घर में, ठीक है, यानी अभी क्या करते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादातर गेहूं का आटा यूज होता है, ठीक है, गेहूं का आटा यूज होता है। यानी कि अगर हम मान लें कि भाई गेहूं को हम लोग पिसवा कर उसका आटा बना लें तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमारी अंतिम वस्तु है वो किसी फैक्ट्री के लिए, ब्रेड फैक्ट्री के लिए, बिस्किट फैक्ट्री के लिए वो अंतिम वस्तु, वो प्राथमिक वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिन्हें मैं छुड़वाऊंगा भी और बहुत सारों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की आपने अर्थ जान लिया, कैसे कैसे हमने किया, कैसे कैसे उठाया, ठीक है, और ये सब पढ़ते भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना कि वस्तु की ऐसी मद या प्रकार, ठीक है, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम भाई वस्तु को अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? रीजन ये है कि वो एक बार इनका विक्रय होने के बाद यह सक्रिय आर्थिक प्रभाव से बाहर हो जाती है। यानी एक बार कंज्यूमर ने इसे ग्रहण कर लिया तो वो उसका आर्थिक प्रभाव नहीं रहेगा। यानी उसने जो धनराशि थी, जिसके जो पे करने थी वो तो उसने पे कर दी, ठीक है, जो उसने चुकानी थी वो चुका दी, अब वो बार बार थोड़ी ना चुकाएगा, यानी उसका प्रभाव मार्केट से खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए इसे अंतिम उत्पाद की संख्या दी गई, यानी अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो वस्तु उपभोक्ता के पास पहुंच गई है उसमें अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ये चाय पत्ती का एग्जाम्पल दिया गया है। चाय पत्ती को हम कैसे यूज करते हैं? पेय चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह रसोई घर में हमारा भोजन वगैरह है, भोजन बनाने के लिए हम कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं, उन्हें हम खाने योग्य बनाते हैं, भूनते हैं, तो अंतिम उत्पाद भी जो है आपका वो परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पर कहने की मतलब ये अवधारणा निकल कर आई कि अंतिम उत्पाद भी जरूरी नहीं है कि उपभोग के दौरान उसे रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन वो मार्केट के प्रभाव से बाहर हो जाएगा, ठीक है, यानी विक्रय के होने के बाद सक्रिय आर्थिक प्रभाव से बाहर हो जाएगा। ये लाइन आप ये ध्यान रखना, इसलिए इसे अंतिम वस्तु की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी इसमें कोई उत्पादक फर्म कोई बदलाव नहीं करेगी, उपभोक्ता जरूर कर सकता है। उपभोक्ता चाहे कोई फर्म के रूप में उपभोक्ता हो, ठीक है, या फिर व्यक्ति के रूप में उपभोक्ता हो, तो ये बदलाव जरूर कर सकता है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी क्रम में। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता, यद्यपि उत्पाद के रूप में इसमें परिवर्तित होता रहता है। यानी कि हमने
आपको पहले ही बताया था, अर्थशास्त्र जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि घर में जो गृहिणियां आपकी कार्य करती हैं वो उसे आर्थिक क्रियाकलापों में उसका नियोजन नहीं होता, आर्थिक क्रियाकलापों में उसे नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, यानी आप जो आर्थिक समृद्धि है उसमें महिलाओं का योगदान नहीं जोड़ा जाता। उसके बारे में हमने एक लंबी चर्चा भी की थी क्लास 11th में। तो वही बात बताई गई है कि घर में जो भोजन पकाने का कार्य है उसे आर्थिक क्रियाकलाप नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो भोजन पकाने का कार्य है उसे व्यवसायिक लेवल पर किया जाए, यानी बिक्री वगैरह की जाए, ठीक है, तो वहां तो माना जाएगा। यहाँ पर लिखा गया जहां कि इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तब वही मदें जैसे कि चाय पत्ती हुई अंतिम वस्तु कहलाएंगी और आगतों के रूप में गिनी जाएंगी, जिससे कि आर्थिक मूल्य वर्धन हो। आर्थिक मूल्य वर्धन क्या है? इससे कमाई होती है। यानी कि आपने देखा कि एक अंतिम वस्तु को एक उपभोक्ता ने खरीदा, उपभोक्ता ने उसमें कुछ और परिवर्तन किया, उस परिवर्तन के उपरांत उसने किसी और को बेच दिया। ठीक है, तो यहां पर यानी कि देखिए फिर से एक डायग्राम बना लेता हूं कि यहां पर फर्स्ट है, यानी कि यहां पर फर्स्ट यूजर हम मान सकते हैं कौन है? फार्मर है, किसान है। ठीक है, यानी किसान ने क्या किया कि भाई किसान ने अपना गेहूं प्रोड्यूस किया, यानी अपना जो है व्हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या निकल गया? इसका जो है गेहूं। ठीक है, गेहूं तैयार किया। गेहूं को क्या किया? हमने खरीद लिया। यानी एक मान लीजिए एक वेंडर ने या फिर एक मान सकते हैं ढाबे वाले ने खरीद लिया गेहूं। ठीक है, यानी ढाबा वाला है उसने गेहूं खरीद लिया। अब ढाबा वाला क्या कर रहा है कि भाई गेहूं को पिसवा कर उसने क्या किया? उसे आटा बना लिया और रोटी के रूप में वो अपना जोमेटो स्विगी को बेच रहा है, स्विगी से अपनी डिलीवरी करवा रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसके पास यानी कि जो किसान का फाइनल उत्पाद था, किसान का अंतिम उत्पाद था, वो इसके लिए क्या बन गया? आगत बन गया। यानी किसान का जो अंतिम उत्पाद था वो इसके लिए क्या बन गया? आगत बन गया। ठीक है, यानी इसका आगत क्यों बन गया? आगत इसलिए बन गया कि भाई ये उसके लिए ऐसे कच्चा माल मिल रहा है, कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके बेच रहा है, तो इसके लिए क्या है? ये आगत बन गया। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना पहले वाले में कि जहाँ इन पकाए गए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा मैं छुड़वा रहा हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूँ, अंतिम वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने ये यहाँ पर चाय वाला एग्जाम्पल ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वो आगे यहाँ पर लिख लेना कि चाय बनाने का काम किसी का जलपान गृह में किया जाए जहाँ के इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तब वही मदें जैसे चाय पत्ती अंतिम वस्तु कहलाएंगी और आगतों के रूप में इनका गिनी जाएंगी और इनसे क्या होगा? आर्थिक मूल्यवर्धन होगा, यानी कि जो कमाई है वो कमाई बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी में अगला सब पॉइंट नोट कर लेना पहले में, यानी कि अब आपके माइंड में एक बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि अपने उपयोग की आर्थिक प्रकृति के कारण अंतिम वस्तु बनती है। यानी जो समझाने का प्रयास मैंने किया था वही यहां पर आपके सामने निकल के आ गया कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी प्रकृति के कारण यानी आर्थिक प्रकृति की नहीं बनती है बल्कि अपनी आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से वो अंतिम वस्तु बनती है। और ये लाइन अक्सर पूछी जाती है, यूपीएससी एग्जाम में भी ये लाइन रिपीट हुई है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि अगर हम अंतिम उस वस्तुओं को बात करें तो अंतिम वस्तुओं को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। सेकंड पॉइंट यही है आपका कि अंतिम वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली यहां पर है उपभोग वस्तुएं और दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, यहां पर उपभोग वस्तुओं में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो यहां पर सब पॉइंट लिख लेना। पहला सब पॉइंट उपभोग वस्तुओं में यहां पर आहार है, वस्त्र है, मनोरंजन जैसी सेवाएं हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है कि इनमें उपभोक्ताओं को क्रय किया जाता है, इसलिए इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ताएं वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इनमें सेवाएं भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या करते हैं? इनमें सेवाएं भी आ जाती हैं, यानी कि जो उपभोक्ता वस्तुओं में सेवाएं भी आ जाती हैं। तो ये लिख लेना इसमें। अंतिम वस्तुओं को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। तो पहली क्या है? हमारी उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं में आपकी आहार, वस्त्र है, मनोरंजन जैसी सेवाएं हैं। ठीक है, तो इनमें लिख लेना और अन्य सेवाएं भी सम्मिलित हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अब दूसरी वस्तुएं सेकंड सब पॉइंट चलेगा। दूसरी वस्तुएं कौन सी? हमारी पूंजीगत वस्तुएं हैं। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट इसमें नोट करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड सब पॉइंट इसमें है कि अब यहाँ पर ये है पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो अन्य प्रकार की पूंजीगत वस्तुएं होती हैं इनका उपयोग टिकाऊ प्रकृति होती हैं और उत्पादन प्रक्रम में इनका प्रयोग होता है। तो ऐसी वस्तुओं में औजार, उपकरण, मशीनें आते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें अन्य साध्य वस्तुओं का निर्माण तो करते हैं लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आपने देखा होगा कि तमाम जगह के इंडस्ट्री वगैरह चलाने के लिए हम इस तरह की टिकाऊ वस्तुएं उठाते हैं, पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी वगैरह। जैसे मान लीजिए हमें एक कप प्लेट बनाने वाली मशीन लगानी है, तो उसके लिए मार्केट से गए हम, एक वहाँ पर एक लोहे की स्टील यानी लोहे की जो कप प्लेट का सांचा तैयार करती है वो मशीन हम वहाँ से ले आए। ठीक है, तो उत्पादन के प्रक्रम में इसने क्या किया? साध्य बनी, यानी वस्तुओं का निर्माण कर रही है। लेकिन इसमें क्या वस्तु की प्रकृति में परिवर्तन आया? हम जो खरीद कर लाए कप प्लेट बनाने वाली मशीन को, उसमें परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो ये सब वस्तुएं क्या इसमें आ जाती हैं? ये पूंजीगत वस्तुएं में आ जाती हैं। आपके सामने विद एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। इसमें लिख लेना जो टिकाऊ प्रकृति होती हैं और उत्पादन प्रक्रम में इनका प्रयोग होता है, ऐसी वस्तुओं में कौन कौन आती हैं ये लिख लेना, ठीक है। और इसी में आगे लाइन पूरी यहां से लेकर यहां तक लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर पूंजीगत वस्तुओं के बारे में एक अगला पॉइंट यहाँ जानना जरूरी ये है कि पूंजीगत वस्तुएं जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी को आगे ले जाने में, किसी फर्म को आगे बढ़ाने में, तो इनमें क्रम से टूट फूट होती रहती है। यानी अगर मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी में आपने देखा होगा मेंटेनेंस होता ही होता है, टूट फूट होती रहती है, मशीनरी घिसती वगैरह भी रहती है, ठीक है। तो कालांतर में इसकी जो है मरम्मत वगैरह भी की जाती है और या फिर बदली भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में ये भी देखा जाता है कि भाई कोई हमने वस्तु यहाँ पे खरीदी है, यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर पूंजीगत वस्तु खरीदी है तो उसकी हिनास दर क्या होगी, किस तरह से वो उत्पादन को प्रभावित करेगी, तो वो सब चीज़ें भी काउंट की जाती हैं। तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ही सब पॉइंट लिखना पूंजीगत वस्तुओं में कि ये पूंजीगत वस्तुएं हैं, इनमें क्रम से टूट फूट होती रहती है और समय समय पर इनमें मरम्मत की जाती है या कालांतर में बदली भी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कुछ पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म में रहती हैं, कुछ जो होती हैं अल्पकाल में यहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ वस्तुएं जैसे टेलीविजन सेट हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, घरेलू कंप्यूटर हुआ, ये अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं, ठीक है। फिर भी इनमें एक समान विशेषता ये है कि ये पूंजीगत वस्तु जैसी होती हैं, यानी कि ये उपभोग की वस्तु हैं, उपभोक्ता वस्तु हैं, लेकिन फिर भी ये पूंजीगत वस्तु हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्यों हैं? क्यों कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ाने में भी सहयोग देती हैं। आपने देखा होगा टेलीविजन सेट जगह जगह लगाए जाते हैं तमाम फर्मों में, किसके लिए लगाए जाते हैं? मार्केट का प्राइस वगैरह देखने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके जो वाहन वगैरह लगाए जाते हैं माल की ढुलाई के लिए, माल पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगाए जाते हैं, आप जानते हैं किस लिए लगाए जाते हैं कि तमाम गणनाओं को रखने के लिए, तमाम डेटा सेव करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी उपभोक्ता वस्तुएं भी हैं वो कहीं कहीं पूंजीगत वस्तुएं जैसी हो जाती हैं, ठीक है। और लेकिन ये अल्पकाल में उपभोग में इन्हें नष्ट नहीं होती हैं, लॉन्ग टर्म में चलती हैं। ऐसा नहीं है उपभोक्ता वस्तुएं तत्काल में नष्ट हो जाए, ठीक है। यानी हमने पूंजीगत वस्तुओं को तो पढ़ लिया, टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, लेकिन कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी भी होती हैं वो टिकाऊ प्रवृत्ति की ही हैं। तो टिकाऊ प्रवृत्ति में यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल टेलीविजन सेट का दिया गया। ऑटोमोबाइल में आपकी जो गाड़ियां वगैरह हैं, बाइक वगैरह जो है, मोटर कार वगैरह है, उनका एग्जांपल दिया। कंप्यूटर वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है। तो ये क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं तो हैं लेकिन टिकाऊ प्रवृत्ति की हैं, यानी पूंजीगत में ही आ जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इन सब वस्तुओं को हम किस में संज्ञा देते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की संज्ञा देते हैं। तो यहां पर आप नोट करके यहां पे लिख लेना आप, ठीक है, इसी के नीचे कि कुछ वस्तुएं जैसे टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर आदि अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं, ठीक है। इनमें लिख लेना फिर भी इनमें एक समान विशेषता होती है कि पूंजीगत वस्तु जैसी होती हैं, ये वस्तु टिकाऊ भी हैं और ये तुरंत या अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती, इसलिए इन्हें हम वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं हमारी अंतिम वस्तुओं में, ठीक है। यानी कुछ वस्तुएं टिकाऊ प्रवृत्ति की होती हैं, कुछ गैर टिकाऊ होती हैं। यानी हमारी उपभोक्ता वस्तुएं दोनों तरह की आ जाती हैं, उपभोक्ता में टिकाऊ भी हैं और गैर टिकाऊ भी हैं। वहीं हमारी इंडस्ट्री लेवल पर पूंजीगत वस्तुएं वो मोस्टली टिकाऊ होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है कि समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ साथ उनमें ह्रास होता रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा गया है किसी अर्थव्यवस्था में दी हुई कालावधि में उत्पादित सारी वस्तुएं या सेवाओं पर विचार करें तो उपभोग की वस्तुओं को टिकाऊ और गैर टिकाऊ के रूप में और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। यानी आपने ये अपने माइंड में अच्छे से जान लिया कि हमारी जो वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, उपभोग के आधार पर और जो है पूंजी यानी पूंजीगत के आधार पर। उपभोग के आधार पर भी दो प्रकार की हैं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ, और पूंजीगत के आधार पर टिकाऊ आती हैं, ठीक है। तो आपने टिकाऊ की परिभाषा भी जान ली, पूंजीगत की भी जान ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती और ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं हैं। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर हम जाएंगे जिनकी मतलब अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती हैं ये, ठीक है, और ये पूंजीगत में भी काउंट नहीं होती हैं। यानी इन्हें इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आगतों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो वस्तुएं होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी गाड़ी को बनाने के लिए, उसका ढांचा बनाने के लिए हमें क्या की जरूरत, किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टील की, एल्यूमिनियम आदि की जरूरत पड़ेगी, इस्पात की चादरों आदि की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तभी तो हम अपना उत्पाद बना पाएंगे, गाड़ियां बना पाएंगे। तो ये ना तो पूंजीगत वस्तुएं हैं ना ही उपभोक्ता वस्तुएं हैं, तो इन्हें हम फिर रखते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं की श्रेणी में, ठीक है। तो यहां पर अगली पॉइंट, यहां पर थर्ड पॉइंट लिख लेना यहां पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुओं में लिख लेना यहां पर, डायरेक्ट मैं यहीं से लिखवा रहा हूं, ऊपर का पूरा छोड़वा दे रहा हूं, ठीक है। लिखवा रहा हूं कि मध्यवर्ती वस्तुएं लिख लेना कि जो प्राय अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में प्रयुक्त होती हैं और ये अंतिम वस्तुएं नहीं होती हैं। जैसे इस्पात की चादर ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए, ठीक है,
बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग, जैसे ही लिख लेना ये वाला एग्जाम्पल डाल देना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के अलावा एक मध्यवर्ती वस्तुएं भी आती हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज यहाँ पर नोट कर ली थर्ड पॉइंट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समान प्रवाह के संदर्भ में व्यक्त जानकारी के लिए हमें अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान स्तर के परिमाणात्मक माप की आवश्यकता होती है। नहीं, अगर हम अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं का समान प्रभाव काउंट करें तो हमें वस्तुओं का परिमाण क्या है, ठीक है, परिमाणात्मक स्तर पर हम उसे काउंट करते हैं, चाहे जो भी हमारी सेवाएं रही हो, वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं हो, मध्यवर्ती वस्तुएं हो, ठीक है, तो उनका हम अंतिम उत्पाद के रूप में से काउंट करते हैं, अंतिम रूप से उसे हम काउंट करते हैं। अब देखिए अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और देता हूं। जैसे आपके माइंड में जब माप की बात आई होगी तो आप ये सोच रहे होंगे भाई तेल वगैरह जो हमारा होता है वो लीटर में मापा जाएगा फिर तो, ठीक है। अब हमारी तेल लीटर में माप दिया, कार वगैरह जो हो गया वो हम यानी कि वो हम पर इकाई के रूप में, पर यूनिट के रूप में माप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र में ये सब चीज़ें बहुत जटिल हो जाएंगी। यानी हम अगर तेल को लीटर के रूप में माप के रखें, माप के जीडीपी बनाएं, या फिर कारों को प्रति इकाई के हिसाब से माप के बनाएं, ठीक है, किसी वस्तु को तौल के हिसाब से बनाएं, तो हमारे लिए ये बहुत जटिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हर वस्तु का मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है, हर वस्तु का एक मुद्रा के फॉर्म में एक मूल्य निकाल लेते हैं। भाई ये वस्तु इतनी मुद्रा में बाहर जा रही है और उस मुद्रा को हम एंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होती है सरल हो जाती है, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे, अगर मान लीजिए हम तेल का अगर देखें, भाई तेल का जीडीपी अगर हम बनाएं, ठीक है, चाहे खाद्यान्न वाला तेल हो, सरसों जैसा तेल हो, आपका मस्टर्ड ऑयल हो, खाद्यान्न में और भी तेल आते हैं, उनका अगर हम जीडीपी में योगदान देखें तो आप क्या लीटर में देखेंगे? लीटर में नहीं देखेंगे हम उन्हें मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे, मूल्य उनका देखेंगे, मुद्रा में मूल्य कितना है और उस मूल्य के तहत हमारा योगदान कितना हो रहा है वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जैसे हमें कहा गया है कि कपड़े की माप के लिए जिस मीटर का प्रयोग होता है उससे हम टनों का चावल नहीं माप सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल या मशीन की गिनती कर सकते हैं, इसलिए सामान्य माप के तौर पर हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही बात कही गई है। तो चौथा पॉइंट यहां नोट कर लेना, ये अर्थव्यवस्था में यहां से लेकर, ठीक है, लिख लेना आप, ये चौथा पॉइंट आप लिख लेना। तो इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि एक सामान्य माप के पैमाने के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। यानी आपके सामने एग्जाम्पल मैंने पेश कर दिया। अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की अगर हमें माप करनी होगी तो हमें क्या करते हैं, हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यानी अंतिम सेवाएं या वस्तुएं जो भी हमारी सृजित हुई हैं उन्हें हम किसके रूप में देखते हैं, मुद्रा के रूप में देखते हैं। मूल्य क्या हुआ, चाहे हमारी सेवाएं हों, वस्तुएं हों, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं हों, मध्यवर्ती वस्तुएं हों या फिर पूंजीगत वस्तुएं हों, उनका मूल्य क्या हुआ वो हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। तो आपके माइंड में ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश की गई है कि हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्य क्यों करते हैं, ये बताया गया है। देखिए हम अंतिम वस्तु का मूल्य इसलिए करते हैं, यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट निकलता है, यानी जो हमारा निर्गत के मूल्य का उपयोग हम करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। कैसे होता है वो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये देता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति, मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, ये ब्रेड बनाने वाली फर्म है। ब्रेड बनाने वाली फर्म क्या कर रही है कि 20 रुपए किलो का खरीद रही है, आटा खरीद रही है, यानी गेहूं का आटा 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रही है। 1 किलो आटा में उसका क्या बनना है, 1 किलो आटा में उसके मतलब 2 ब्रेड के पैकेट बन रहे हैं और एक ब्रेड के पैकेट की कीमत कितनी है, 30 रुपए है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देख लेते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर 10 रुपए के आटे से 30 रुपए का एक ब्रेड तैयार हो रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल के तौर पर 10 रुपए के आटे से 30 रुपए का एक ब्रेड तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने ब्रेड की कीमत रखी है उसमें हमने ये वाली कीमत भी ऐड कर दी, यानी 20 रुपए का जो आटा लेकर आए ये वाली कीमत भी ऐड कर दी। तो इसलिए हम यहाँ पे मध्यवर्ती ये सब वस्तुओं का कीमत नहीं लगाते हैं, यानी कि फाइनल उत्पाद जो हमारा क्या है उसकी कीमत क्या है वो कीमत हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। यानी हमेशा अर्थव्यवस्था में जीडीपी में अंतिम वस्तुओं को मूल्य को शामिल किया जाता है, ठीक है। यहां पर लिख लेना, और अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है, ठीक है। ये बात आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख तो दिया ऊपर, अंतिम वस्तु के परिमाण की माप होती है, आपने लिख लिया पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं स्टॉक प्रवाह की। स्टॉक प्रवाह क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो स्टॉक प्रवाह की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी स्टॉक क्या है स्टॉक, जो हम स्टॉक कहते हैं कि स्टॉक होता क्या है, ठीक है। तो इससे हमें अवगत होना होगा। अब देखिए यहां पर कहा गया है, यहां पर स्टॉक के बारे में बताया गया है। स्टॉक के बारे में अगर हम देखें यहां पर, देखिए यहां पर 2 वर्ड हैं आपके सामने, स्टॉक है एक, प्रवाह है,
ठीक है, दोनों की संकल्पनाएं आपको जाननी आवश्यक है। आई होप अब आपका चौथा नंबर पॉइंट नंबर आपका पड़ेगा। देखिए मैं पहले पॉइंट नंबर इसलिए लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है समझाते समझाते, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर पॉइंट नंबर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना जान लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि भाई कि एक कर्मचारी का एक औसत वेतन, एक किसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी का एक औसत वेतन 10,000 रुपये है, ठीक है। और या फिर इस्पात उद्योग का जो निर्गत है वो टन या इतने रुपए मूल्य में है, ठीक है। लेकिन ये बात अधूरी है, अपने आप में अधूरी ये है कि यहाँ पर हमने वार्षिक रूप से या मासिक या दैनिक ये चीज़ यहाँ पर हमने ऐड नहीं की है। कैसे है, यानी कि ये कर्मचारी का वेतन औसत वेतन क्या है, महीने पर है, दिहाड़ी पर है, दैनिक 10,000 यानी पर डे का 10,000 वेतन है या सालाना वेतन है, अधूरी बात है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि ऐसी बात क्या है, अर्थहीन है। इसलिए हम क्या करते हैं कि आय या फिर निर्गत यानी आउटपुट या फिर लाभ है, ये ऐसी संकल्पना है जिनसे हमें तभी अर्थ निकलता है जबकि इनकी अवधि निर्धारित हो। यानी कि हमारी ये तमाम संकल्पनाएं हैं जो जिनसे हमें पता चले कि भाई ये कितनी अवधि के लिए, तभी उनका अर्थ निकलता है। तो इन्हें हम प्रवाह की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि ये एक समयावधि के लिए होता है, यानी इसे हम प्रवाह कहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी आय सृजित हो रही है, जितना लाभ हो रहा है, ठीक है, जितना जो है आउटकम निकल रहा है, तो वो सब एक अवधि में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह है। यानी हमारे यहाँ एक वर्क फ्लो बना हुआ है कि इसके तहत इतना इतना हमारे यहाँ निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, इतने साल में हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन हो रहा है। हम तभी तो बता पाएंगे हमारे देश, हमारी कंपनी प्रवाह कितना है, यानी हमारी कंपनी सालाना स्तर पर कितने प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। यानी हमारी कंपनी वाली एक इस्पात उद्योग कंपनी है तो हम टन में नापेंगे कि भाई टन में हमारा 500 टन जो इस्पात यहाँ का उत्पादन कर पा रही है सालाना स्तर पर, मासिक स्तर पर इतना कर पा रही है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो चौथे पॉइंट में आप प्रवाह यहाँ पे डाल लेना, चौथे पॉइंट में आप हेडिंग के रूप में प्रवाह, ठीक है। तो यहां पर इसमें लिख लेना कि आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी संकल्पना है जिससे तभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो, ठीक है। इनको प्रवाह कहते हैं क्योंकि एक समयावधि के लिए होते हैं, ठीक है। और हमें इनके परिमाणात्मक माप करने के लिए एक समयावधि अंकित करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रवाह को कैसे यहां पर परिभाषित किया जाता है, एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रवाह का मतलब है एक समयावधि, ठीक है। प्रवाह का मतलब यह है किसी कंपनी के संदर्भ में एक समयावधि, ठीक है। तो आप प्रवाह का जान गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टॉक पर, यानी आप स्टॉक और प्रवाह दोनों ही हैं। अब बात बढ़ती है स्टॉक पर, यानी पांचवा पॉइंट अब आपका पड़ेगा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, देखिए आप देखते होंगे कि किसी भी कंपनी में, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि इसके यानी कि अंकित समयावधि में एक बार उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं में ना तो टूट फूट होती है और ना ही उनका कोई उपभोग होता है। यानी किसी कंपनी में मान लीजिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं वो फैक्ट्री में, ठीक है, जिनमें टूट फूट नहीं हो रही है, ना ही उनका उपभोग हो रहा है। यानी मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है किसी फर्म में यानी कि किसी फर्म में मान लीजिए 50 मशीनें कार्यरत कर रही हैं, उन्होंने 2 मशीनें और एक्स्ट्रा तौर पर रख ली, ठीक है। क्यों रख ली कि भाई 50 में से कोई एक मशीन गड़बड़ होती है तो इन 2 में से हम तो तत्काल मशीन रिप्लेस कर देंगे और हमारा काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। तो ये वास्तव में इनके पास ये चीज़ें हैं, यानी 50 और 2 मशीन जो 52 मशीन है ये स्टॉक के रूप में है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टॉक की संख्या दी जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर वही बात कही गई है कि वास्तव में पूंजीगत वस्तुएं हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों में सेवाएं प्रदान करती हैं और फैक्ट्री के भवन मशीन विशिष्ट समयावधि से असंबद्ध होते हैं। यानी किसी मशीन को अगर शामिल किया जाता है तब उसमें सम्मिलन अथवा कमी हो सकती है अथवा मशीन अनुपयोगी हो सकती है, उसे बदला नहीं जा सकता, इसे स्टॉक कहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसी भी मशीनरी आ जाती है जिसको जो हमारी निराधार होती है, हमारे लिए किसी काम की नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी हमारे यहाँ शामिल हो गई, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में आ गई वो मशीन, अब उसे बदल नहीं सकते, वो स्टॉक के रूप में रहेगी, ठीक है। तो उसे स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लेना अगला, यहाँ पर लिख लेना इसी में कि अगर किसी नई मशीन, ठीक है, स्टॉक यानी 5वां पॉइंट स्टॉक में लिख लेना, स्टॉक के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है स्टॉक, जरूरी नहीं मशीन का ही हो, किसी और वस्तु का भी स्टॉक हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी और वस्तु का भी स्टॉक हो सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि कोई परिसंपत्ति हो, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री के ने कोई अगली जमीन वगैरह खरीद ली हो और जमीन अभी तो उपयोग में नहीं आ रही है तो स्टॉक के रूप में पड़ी रहेगी वो, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, वो स्टॉक के रूप में ही गिनी जाएगी। तो यहाँ पर नोट स्टॉक में लिख लेना 5वां पॉइंट कि अगर किसी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉक कहते हैं, ठीक है। यानी स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है, किंतु हम एक निर्धारित समय अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष कितनी नई मशीनें शामिल की गई, ठीक है। यानी कि हम स्टॉक में हर साल मूल्यांकन करते हैं कि भाई कितनी मशीनें शामिल की गई, कितना हमारा आउटकम रहा, कितना हमारा टूट फूट रही, कितने में हमारी में जो है मेंटेनेंस हुआ, ठीक है। तो इस बात का हम हर साल मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए प्रवाह का हिस्सा है, इसलिए आपने स्टॉक और प्रवाह एक साथ पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके कि कोई खास मशीन अनेक वर्षों तक यदि टूट फूट ना हो
पूंजी स्टॉक का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह मशीन पूंजी स्टॉक में शामिल नई मशीन के प्रवाह का केवल 1 वर्ष के लिए हिस्सा हो सकती है। क्योंकि प्रवाह जो होता है हम समयावधि के लिए काउंट करते हैं, तो उस समयावधि में अगर प्रवाह में अगर मशीन को देखेंगे, स्टॉक को देखेंगे, तो उस स्टॉक का जो है प्रवाह में योगदान वो केवल 1 साल का होगा। क्योंकि हम प्रवाह हमेशा सालाना तौर पर निकालते हैं किसी कंपनी का, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी स्टॉक का में जो परिवर्तन है इसका मूल्यांकन हर साल किया जाता है। ठीक है, देखिए ये भी सेकंड सब पॉइंट करके नोट कर लेना, 5वें का सेकंड सब पॉइंट करके लिख लेना कि किंतु हम एक निर्धारित समय अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वर्ष कितनी नई मशीनें शामिल की गई, तो ऐसे करके आपके माइंड में स्टॉक की अवधारणा और स्ट्रांगली क्लियर हो जाएगी। यानी अब जब आप नोट्स उठा के देखेंगे तो स्टॉक आप देखते ही समझ जाएंगे स्टॉक का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही सब बात कही गई है स्टॉक संकल्पना वगैरह की, सकल निवेश की रचना करती है, सकल निवेश की बात कही गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर अब बात कही गई है इन्वेस्टमेंट की, निवेश की। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे लिए स्टॉक परिवर्तन और प्रवाह परिवर्तनों के बीच अंतर हमें समझना पड़ेगा। यानी स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है, इसके बीच हमें अंतर समझना पड़ेगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया नल का कि एक नल जो है प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरता है वो क्या है, प्रवाह है। यानी नल को पानी भरने की क्षमता क्या है, प्रवाह। और पानी जो टैंक में है किसी समय में उपलब्ध है वो क्या है, इनके लिए स्टॉक है। यानी इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। यानी आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पलों की भरमार है और एग्जाम्पल सब वही रखे गए हैं जो आपकी समझ में आ जाए। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक नल यानी पानी एक नल के पाइप का, और दिया है एक टंकी का। यानी हम नल से क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, किसमें, टंकी में भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नल से टंकी में पानी जा रहा है वो बीच में क्या चल रहा है, वो प्रवाह चल रहा है। ठीक है, ये जो स्थिति है पानी जाने की प्रवाह है, और वहीं टैंक में जो पानी जमा हो रहा है वो क्या है, स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। यानी यहाँ पर कहा गया कि हम अंतिम निर्गत के माप की चर्चा करते हैं। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं जिससे अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। यानी इस निवेश का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी हमारी जो अंतिम वस्तुएं हैं इनके माप की हम चर्चा करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी पूंजीगत वस्तुएं भी जो होती हैं हमारी, ठीक है, इसमें, और इससे हमारी जो सकल निवेश, ठीक है, सकल का मतलब जो होता है होल यानी टोटल। ठीक है, तो सकल निवेश की यहाँ पे रचना होती है। ठीक है, सकल का मतलब यहाँ पर होता है होल। ठीक है, यानी समूचा, यानी ठीक है, सभी संपूर्ण निवेश बोल सकते हैं। ठीक है, सकल बोलते हैं इसे हम, तो इसकी रचना होती है यहाँ पर। ठीक है, वही बात कही गई है। अब देखिए निवेश शब्द का अगर अर्थ हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि निवेश शब्द का प्रयोग शेयरों अथवा परिसंपत्तियों खरीद अथवा यहाँ तक बिना नीति के संबंध में भी, जैसा कि अर्थशास्त्री निवेश को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि जब बिना नीतियों के संदर्भ में हो तो इसका कोई संबंध नहीं रह जाता निवेश का। यानी कोई नीतियां ही नहीं हो, आप शेयर और परिसंपत्तियां खरीदे जा रहे हैं, कोई नीतियां नहीं है तो वो निवेश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया कि हमारे लिए निवेश सदैव पूंजी निर्माण है, पूंजीगत स्टॉक में सकल अथवा निवल सम्मिलन है। ठीक है, टोटल या फिर टोटल निकाल कर जो निवल रूप से बच रहा है वो सम्मिलन हमारे लिए हमेशा निवेश के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो आप अगली संकल्पना आपकी जो है वो निवेश की संकल्पना है। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट की संकल्पना है। ठीक है, तो छठा पॉइंट आप लिख लेना निवेश के रूप में। ठीक है, यहां पे लिख लेना कि निवेश शब्द का प्रयोग यहां से लेकर, ठीक है, प्राय यहां से लेना। ठीक है, यानी कि शब्द का प्रयोग शेयरों अथवा परिसंपत्तियों खरीद अथवा यहां तक बिना नीति के संबंध में ही, जैसा कि अर्थशास्त्री निवेश को परिभाषित करते हैं, इसका कोई संबंध यानी कोई नीति तो होनी चाहिए। आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप लोग मान लीजिए एक घर है, यानी आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं और जमीन आप बिना उपयोग के लिए जमीन खरीद लिए 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब आप उसका कोई प्रतिफल ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निवेश नहीं माना जाएगा। उसे अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे निवेश नहीं कहेंगे क्योंकि आपके सामने तो एकदम एक तरह वो ऋणग्रस्त के तौर पर, यानी कि आपके लिए तो पड़ी रहेगी जमीन, उसे हम सॉरी मैं ऋणग्रस्त बोल गया, ऋणग्रस्त नहीं है यहाँ पर, ये निवेश नहीं माना जाएगा। यानी आपने बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के कोई चीज़ खरीद ली और वो यथा पड़ी हुई है तो वो आपके लिए निवेश नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इसी में लिख लेना हमारे लिए निवेश सदैव पूंजी निर्माण है। यानी निवेश वही होता है जिससे पूंजी का निर्माण हो। साफ साफ शब्दों में यह कहा गया है कि निवेश का मतलब ही क्या है, पूंजी निर्माण। और पूंजी निर्माण नहीं कर रहा है कोई निवेश, आपने बिना नीति के निवेश लगा दिया तो वो निवेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें पूंजीगत निवेश, सकल अथवा निवल सम्मिलन, ये लिख लेना आप निवेश में। ठीक है, ये अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो आपने छठा पॉइंट भी नोट कर लिया। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर, ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत यानी आउटपुट का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रखरखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
मतलब कहा गया है कि भाई पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उनका एक अंश जो होता है, यानी आपने कोई भी पूंजीगत वस्तु है कोई किसी फैक्ट्री में हो तो किसी भी यानी कि आउटपुट का, यानी हम जो भी आउटपुट हम निकाल रहे हैं किसी कंपनी से, उस आउटपुट का एक अंश जो है, यानी एक अंश का मतलब ये है उस आउटपुट की, यानी कि जो भी निर्गत हमने निकाला, जैसे मान लीजिए बिस्किट फैक्ट्री ने क्या किया, बिस्किट फैक्ट्री ने 1000 कार्टन प्रोड्यूस किए पूरे साल में बिस्किट के, ठीक है, बिस्किट के 1000 कार्टन बिस्किट प्रोड्यूस किया, तो 1000 कार्टन निकालने में भाई मशीनरी जो लगी है बिस्किट निर्माण वाली, उसमें कुछ तो टूट फूट हुई होगी, कुछ तो कमी आई होगी। तो यहाँ पर इस 1000 कार्टन बेचने के उपरांत हमें जो लाभ होगा, जो हम लाभ निकालेंगे, उस लाभ से हम अपनी पूंजीगत यानी विद्यमान जो पूंजी स्टॉक है, हमारा पूंजीगत सामान जो है, जो पूंजी स्टॉक के तहत आता है, उसकी मरम्मत करेंगे, उनके रखरखाव में उसे खपाएंगे, उसके रखरखाव में हम पैसा देंगे, ठीक है। तो इस चीज को इसने मूल्यह्रास का नाम दिया है, इस चीज को अर्थशास्त्र की भाषा में मूल्यह्रास का नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी पूंजीगत वस्तुओं की जो नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से लिए गए लोभ को हम मूल्यह्रास कहते हैं। यानी कि हमने जो हमारा आउटपुट निकला, उस आउटपुट से हमने जो हमारी मशीनरी लगी हुई है, इससे हम प्रोडक्शन कर रहे थे, उस प्रोडक्शन के जरिए हम उत्पाद पैदा कर रहे थे, तो उस उत्पाद के दौरान, उत्पाद को बेचने के उपरांत हमारा जो लाभ निकल के आया, उस लाभ से हमने उस मशीनरी को सही करने के लिए जो कुछ रुपया निकाला, वो हमारे लिए मूल्यह्रास की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 7वां पॉइंट लिख लेना, ठीक है, ये यहां से लेकर लिख लेना। और पूंजीगत वस्तुओं का कैसे नापते हैं ये भी यहां पे बताया गया है कि अतः अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं में नए योग का माप जो है निवल निवेश अथवा, ठीक है, नई पूंजी रचना के द्वारा होता है। जैसे इस प्रकार, निवल का मतलब ये है कि बचा हुआ विशुद्ध रूप से, ठीक है, निवल का मतलब बचा हुआ। तो निवल निवेश हमारा कैसे निकलेगा, निवल निवेश हमारा तब निकलेगा इन्वेस्टमेंट कि जब हमारा सकल निवेश कितना था, ठीक है। इसके बाद हमारा मूल्यह्रास क्या हुआ कि हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें हमारी जो मशीनरी लगाई थी, मशीनरी में ह्रास क्या हुआ, उसे हम जब निकाल देंगे तो हमारा जो निवल निवेश है, शुद्ध जो मुनाफा है, शुद्ध जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आई होप आप ये निवेश वाली अवधारणा और निवेश में जो आपका मूल्यह्रास है वो आप उससे अवगत हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी फर्म नई मशीन में निवेश करती है, यह मशीन अगले 20 वर्षों तक कार्य कर सकती है, जिसके बाद इसे मरम्मत के लिए या बदलने की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे रहती है प्रत्येक वर्ष के उत्पादन प्रक्रम में मशीन का धीरे धीरे घिसावट हो रही हो, तो मानो प्रत्येक वर्ष इसका वास्तविक मूल्य 20वें भाग के बराबर इसमें मूल्यह्रास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अतः हमें 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हमें प्रतिवर्ष वार्षिक मूल्य के ह्रास पर लागत विचार कर सकते हैं। यानी 20 साल के बाद क्या होगा, अगर हम अभी विचार नहीं करेंगे तो 20 साल बाद हमें इकट्ठा देना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि हम अभी से इसका मूल्य ह्रास काउंट करते हैं, ताकि हम 20 सालों तक पहुंचते पहुंचते फिर हम पर एकदम बर्डन ना पड़े, ठीक है। इसलिए अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है कि भाई मूल्य ह्रास होता है, हर साल काउंट होता है कि मशीनरी हमारी कितनी घिस रही है। यानी किसी भी मशीनरी की अधिकतम क्षमता होती है, आपने देखा होगा हर मशीन की क्षमता होती है 10 साल में याद, 15 साल में याद, तो हम अंतिम टाइम पर याद काउंट नहीं कर देंगे, अंतिम टाइम पे जब घिस जाएगी तभी लगाएंगे, नहीं। हम हर साल मेंटेनेंस के लिए एक पैसा निकालते हैं ताकि मेंटेनेंस होता रहे और मूल्यह्रास को वहां पर हम घटाते रहते हैं, ताकि हमें पता चले हमारा निवल निवेश हमारे पास कितना बच रहा है, ठीक है। तो यहां पर वही बात कही गई है, ठीक है। देखिए यहां पर कहा गया है दूसरे शब्दों में मूल्यह्रास के बारे में कि मूल्यह्रास वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से, ठीक है, लागत में भाग देने से प्राप्त होता है। यानी मूल्यह्रास को अगर हमें प्राप्त करना है तो मूल्यह्रास क्या है, वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या में अगर हम लागत से भाग दे दें तो हमारा मूल्यह्रास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें सब पॉइंट में ही अब आप मूल्यह्रास लिख लेना, ठीक है। ये तो आपने निवल निवेश देख लिया, ठीक है, निवल निवेश कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे मूल्यह्रास कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मूल्यह्रास लिख लेना 7वें का सब पॉइंट करके कि मूल्यह्रास वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने पर, ठीक है, यानी वस्तु कितने साल के लिए उपयोग की जा रही है और लागत हमारी कितनी है, ठीक है, उससे भाग देने पर हमारा मूल्यह्रास निकल आएगा, ठीक है। ये यहां पर आप नोट कर लेना मूल्यह्रास के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए यहां पर मूल्यह्रास की बात करें हम तो यहाँ पे नोट करके अब आप मूल्यह्रास का लिख लेना है नोट करके, ठीक है। मूल्यह्रास की एक संकल्पना है, लेखांकन संकल्पना है, यानी कि हम लेकर चलते हैं, यानी कि कोई वास्तविक व्यय नहीं है। जरूरी नहीं हो कि भाई हर साल वो व्यय हो मूल्यांकन का, लेकिन हम अपने माइंड में रखकर चलते हैं। कोई हमारी प्रोडक्शन यूनिट कोई भी है हमारी, तो उसमें हम ये लेकर चलते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो मशीनरी लगी है उसमें घिसावट तो होगी। जब मशीनरी चल रही है देर रात तो उसमें घिसावट आएगी, तो हम मूल्यह्रास की दर को लेकर चलते हैं साथ में, ठीक है, कि हम कितना मेंटेनेंस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ पर ये कोई वास्तविक व्यय वास्तव में प्रत्येक वर्ष नहीं होता, किंतु मूल्य का लेखांकन हर वर्ष होता है,
ठीक है। नहीं, हम हर साल मूल्य देखते हैं भाई कितना जो मूल्य इसका कम हो गया, क्या हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हम हर साल देखते हैं। अब देखिए नोट 2 में एक बात और देख लेना यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है नोट 2 में यहाँ पर, ये लिखी है कि मूल्यह्रास अप्रत्याशित अथवा अचानक हुए विनाश या पूंजी का दुरुपयोग, जो कि दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या फिर इस तरह की अन्य बाह्य परिस्थितियों के कारण होता है, नहीं कहा जाता है। यानी मूल्यह्रास को, यानी कि जो ये आपके अचानक से डिजास्टर हो जाए, कोई विनाश आ जाए, दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए, बाह्य परिस्थितियां क्रिएट हो जाए, तो इन्हें हम मूल्यह्रास नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें मूल्यह्रास ना कहने का रीजन ये होता है कि भाई हर फर्म का अपना एक बीमा होता है, टूट फूट, मरम्मत, प्राकृतिक आपदा का, ठीक है। तो इसलिए मूल्यह्रास इनका बच जाता है, ठीक है। इसलिए इस चीजों को मूल्यह्रास की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसलिए इन्हें मूल्यह्रास की श्रेणी में नहीं रखा। मूल्यह्रास का मतलब ये होता है कि अपने आप का जो किसी मशीनरी की जो अपने आप कार्य करने की क्षमता है धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ना कि टूट फूट अचानक से या फिर अचानक विनाश से या बाह्य परिस्थितियों से आपने उसे नुकसान पहुंचाया, तो वो मूल्यह्रास में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये नोट 2 में पूरा ये पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी था हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर वही सब बातें कही गई हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कुछ संकल्पनाएं यहाँ पर और भी दी गई हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने वाले नए प्रकारों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी। बिल्कुल बात सही, पूंजीगत वस्तुएं जितनी ज़्यादा हमारी बढ़ेंगी उतना ही हमारा उपभोक्ता वस्तुओं में हमारी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अगली बात यहाँ पर ये कही गई है कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता आय से आती है, और आय की प्राप्ति कोई व्यक्ति श्रमिक अथवा उद्यमी अथवा भूस्वामी अथवा पूंजीधारी ब्याज के रूप में करता है। बिल्कुल बात सही है, यानी कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो वो खरीदने की हमारे पास क्षमता कहाँ से आती है, आय के रूप में आती है। और आय हम कैसे प्राप्त करते हैं, मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं, उद्यमी लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, भूस्वामी लगान के रूप में प्राप्त करते हैं, पूंजीधारी जो होते हैं यानी जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं वो ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट 8वां पॉइंट के रूप में आप ऐड कर लेना। देखिए मैं पॉइंट, आई थिंक मैं पॉइंट भूल ना जाऊँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाएगी इस चैप्टर में, अगर पॉइंट भूल गया मैं तो ये आपका है 7वां, ये 8वां पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि हम कैसे करते हैं, वस्तुओं खरीदने की क्षमता कैसे करते हैं, आय के रूप में कहते हैं इसे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है ये, ठीक है। तो आज हम अब इस वीडियो का जो पार्ट 1 है यहीं पर एंड करते हैं, पार्ट 1 को, ठीक है। ये पार्ट 1 आपका यहीं पर एंड होता है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे 1 या 2 पार्ट में पढ़ें, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।